नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक कहावत सुनी है, ख्याली पुलाव पकाना, और इसका मतलब जानते हैं क्या होता है कि अपने अपने में ही सोच लेना कि हमने मैदान मार लिया है। जैसे कोई मैच शुरू हो और आप पहले ही सोच लें कि आपने मुकाबला जीत लिया है, सामने वाली टीम कुछ मायने नहीं रखती है। जैसे आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हो और अपने ही नेताओं के इर्द गिर्द के बयान को सुनकर आप खड़े होकर यह ऐलान कह दें कि हवा नहीं आंधी बह रही है या तूफान चल रहा है हमारी पार्टी का और हमारे प्रत्याशियों का। लेकिन जब नतीजे आते हैं तब समझ में आ जाता है कि क्रिकेट के उस मैच में 50 ओवर में, 100 ओवर में, 40 ओवर में क्या कुछ हुआ था। वैसे ही राजनीति का जब रिजल्ट आता है तो 8 अक्टूबर आता है और 4 जून को भी जो हुआ वो भी आपको पता है। वैसे ही नतीजे आते हैं, चौंकाने वाले, जमीन खिसका देने वाले। और जमीन अब की किसकी खिसकी है? कांग्रेस की, हरियाणा से। क्योंकि पिछले 2-2.5 महीनों में आप देखिए किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया और कहा गया कि कहीं पर बीजेपी नजर नहीं आ रही है, बीजेपी साफ हो जाएगी, हवा हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, मोदी का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, वजूद उनका मिट जाएगा, तमाम बातें कही गई। लेकिन जब 8 अक्टूबर को नतीजे आए तो पूरी तरीके से उलटकर ये कांग्रेस पर लागू होने लगा। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जी, अभिषेक त्यागी और चेतन पाठक मौजूद हैं। और पंकज जी, हम लोग शुरुआत से चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस हारी कैसे, लेकिन अब यहां पर चर्चा ये होनी चाहिए कि बीजेपी जीती कैसे। कहां से बीजेपी ने हारी हुई बाजी चुटकियों में जीत ली? मैं शुरू करूंगा आप ही के एक लाइन से। आपने कहा कि बीजेपी कहीं नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा। सोशल मीडिया पर यूं बड़े बड़े जिलेबी के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे थे, मीडिया चैनल्स में कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आ रही थी। जो हमेशा रोना रोते हैं कि इस देश में गोदी मीडिया ने लोकतंत्र का हरण कर लिया है, वो लगभग सारे मीडिया कांग्रेस को 50 से ऊपर सीट बता रहे थे। एक पत्रकार है, बड़ा पत्रकार, और वो कुल मिलाकर कांग्रेस का एजेंट है, बड़े चैनल पे है, नाम नहीं लूंगा, और कई बीजेपी नेता उसके मुंह पे सुना के चले गए हैं कि तुम तो कांग्रेस के दल्ले हो, तुम तो ये हो वगैरह, तो जनता समझ जाएगी। उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया है और ध्यान देना चाहिए आपको। 2019 में बीजेपी को मिली थी 36.49% वोट और कांग्रेस को 28.08। मतलब वोटों के 2019 की बात करें तो दोनों में अंतर था 8% का, बीजेपी और कांग्रेस में, पिछले विधानसभा चुनाव में। इस बार बीजेपी के वोट प्रतिशत है 39.9 और कांग्रेस का 39.3। मतलब सिर्फ 0.6% का अंतर है। लेकिन सीटों का अंतर देख लीजिए। जब बीजेपी का वोट शेयर 3% बढ़ा है तो 8 सीटें बीजेपी की ज्यादा आई हैं, और कांग्रेस का जब 11% वोट बढ़ा है तो सिर्फ 6 सीटें ज्यादा आई हैं। अब ये आंकड़ा आप बोलिए कि कैसे ऐसा हो सकता है कि जब जितना परसेंटेज वोट बढ़ रहा है उतना तो सीट भी बढ़ना चाहिए। तो वो इसलिए नहीं शो कर रहा है कि कुछ ऐसे इलाके हैं, और मैं साफ साफ कह दूं, मोहम्मदन इलाके जैसे नूह वाला क्षेत्र है, भर के मिल गए कांग्रेस को। इतना मिल गया कि 3 तो जीते ही जीते। अगर इनके जीते हुए के बाकी वोट मिला लेते तो दूसरी जगह जीत जाते। लेकिन चूंकि कंसंट्रेटेड वोट था कांग्रेस के, इसलिए इसका दिख रहा है कि वोट प्रतिशत ज्यादा है। अहिरवाल वाला बेल्ट हो गया या जाट वाले इलाके में बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं कांग्रेस के, भले ही माहौल बहुत बना लिया। तो इनका सबसे ज्यादा मोहम्मदन वोट बढ़ा है जी। और ये भी मैं जी, लेकिन सीटें तो कम रहेगी ना। कि एक मान लिया कि देखिए आपको 9 वोट मिले, लेकिन 3 विधानसभा सीट जगह पे 3-3 वोट मिले और आप जीत गए। आपको 9 वोट मिले, एक ही जगह पे 9 मिल गए, बाकी 2 जगह पे 0 मिल गया, तो आपको तो 2-1 का समझ में आएगा ना। वैसे 3-0 का यही हुआ है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हरियाणा में हुआ है, कांग्रेस को समझ में आ गया होगा कि हवा बनाने से, ख्याली पुलाव पकाने से कुछ होता नहीं है। चेतन, जिस तरीके से लगातार ये एक पिछले 2-2.5 महीने से मीडिया में, सोशल मीडिया पर यही चल रहा था कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन उस वक्त सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बीजेपी को पता था कि हम जमीनी स्तर पर मजबूत हैं। क्या लगता है
नहीं बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से हम कल भी चर्चा कर रहे थे, अभिषेक और मैं चर्चा कर रहे थे, और हमने इस बात पर चर्चा की कि आखिर कांग्रेस की हार का कारण ओवर कॉन्फिडेंस तो पहला था ही, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ को अगर याद करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी यही था, यही माहौल बना हुआ था तब कि भैया छत्तीसगढ़ से कांग्रेस कैसे चली जाएगी। छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल, उन्होंने तमाम युवाओं से संवाद किए, उनको तमाम योजनाओं के बारे में बताया, युवा जो है वो जुड़ते हुए नजर आए, सोशल मीडिया पर छोटी छोटी क्लिप्स वायरल की गई, ऐसा माहौल बना, ऐसा दिमाग में फिट कर दिया गया कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस जा ही नहीं सकती। लेकिन हुआ उलट, साइलेंट वोटर्स ने अपनी भूमिका अहम तरीके से निभाई और छत्तीसगढ़ में सरकार आ गई बीजेपी की। मुख्यमंत्री जो है एक्सपेरिमेंट के तौर पर बीजेपी ने एक नए लाए, विष्णुदेव साय। उसके बाद ठीक है, अब हरियाणा में आइए, तो हरियाणा में बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया वो भी बहुत साइलेंट तरीके से किया और कोई हवाबाजी बनाने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे पैठ बनाई, जनता में जहां कमी थी उसको दुरुस्त करने की कोशिश की और दुरुस्त कर लिया गया जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि जब मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में लिया गया और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर ओबीसी जो वोट बैंक था वो पूरी तरीके से अपनी ओर खींचने की कोशिश तभी कर ली थी। जो मीटिंग्स चल रही थी, रणनीति चल रही थी और उसके बाद वोट बैंक खिसक आया और यहीं से जो है कांग्रेस की जमीन खिसकना शुरू हो गई। लेकिन कांग्रेस तो हवा में थी, कांग्रेस हवा में उड़ रही थी, उसको लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन इधर जो गुटबाजी चल रही थी वो आला कमान को समझ ही नहीं आ रही थी। गुटबाजी चलने के बाद आपस में बयान अलग अलग सामने आ रहे थे। हुड्डा गुट जो है कुछ और कह रहा है, सैलजा गुट कुछ और कह रहा है, सुरजेवाला कुछ और, सुरजेवाला है, किरण चौधरी हैं, वो अपनी बेटी के लिए ही, हालांकि उनकी बेटी जीत जरूर गई है लेकिन फिर भी उनको बेटी को ही प्रमोट करना था। चलिए, इतने सारे गुट बनने के बाद जब पत्रकार सवाल पूछते थे तो सवाल यही आता था कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो आलाकमान चुनेंगे। जब आलाकमान को चुनना है तो आप इतने गुट क्यों बनाए बैठे हैं, नाराजगी क्यों है? सैलजा इंटरव्यूज में कहती है कि हुड्डा हमसे बात नहीं करते हैं, हुड्डा से बात नहीं करते हैं, तो बीजेपी उसका इफेक्ट दिखा और कई नेता तो ऐसे थे जैसे सुरजेवाला, उन्होंने सीधे कह दिया कि मुख्यमंत्री मुझे ही बनना चाहिए। बिल्कुल। अभिषेक, आप जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तब वहां के हालात का तो जिक्र कीजिएगा ही कि क्या कुछ था, लेकिन मैं आपसे एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट था, बीजेपी ने बहुत जल्दी ये भांप लिया कि मनोहर लाल खट्टर के प्रति नाराजगी है, इसीलिए उनको हटाकर उनको पीएम मोदी के मंचों से भी गायब कर दिया गया। प्रत्याशियों के पोस्टर पर भी खट्टर नहीं नजर आए अपने लोकल इलाकों में भी, और चुनाव प्रचार भी उनसे बहुत कम करवाया गया, बहुत सीमित चुनाव प्रचार खट्टर ने किया। तो क्या बीजेपी को पता हो चुका था कि एंटी इनकम्बेंसी खट्टर के खिलाफ है और फिर बीजेपी ने यह प्रचार कर दिया कि नायब सिंह सैनी आए हैं, अब की अगर जिता देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, खट्टर साहब चले गए, उनका कोई यहां पर रोल नहीं है? ये आपको नजर आया था? देखिए रोहित, अगर मैं इस चुनाव को देखूं और बीजेपी की जीत का आकलन तरीके से करूं तो यहां पर मैं दो चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो कांग्रेस वो नकलची बंदर है जो शीशे में प्रतिबिंब को देखकर अपना मुंह काला कर लेते हैं, उसको पता नहीं चलता है कि तुम बदसूरत हो चुके हो। कांग्रेस वो नकलची बंदर इस वक्त हो चुकी है। कांग्रेस ने सोचा कि बीजेपी सोशल मीडिया से बड़ी ताकतवर बन गई, सोशल मीडिया से मोदी जी पीएम बन गए, सोशल मीडिया में ताकत है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया, नेगेटिव चीजें फैलानी शुरू कर दी। लेकिन कांग्रेस ये नहीं समझ पाई कि जब तक वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की सोच रही है उस वक्त तक तो बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, उस वक्त तो बीजेपी लोगों के दिलों में जगह बना चुकी है। कांग्रेस तो बहुत पीछे है अभी सोशल मीडिया के मामले में। लेकिन जहां तक बात आप कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे मुद्दे ऐसे उठाए गए कांग्रेस की तरफ से, आप जवानों की बात कर लीजिए, जो अग्निवीर योजना है, किसानों की बात कर लीजिए, जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही थी सोशल मीडिया पर या फिर लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही थी, जनता तो उसके सच जानती थी, जनता को तो पता था हकीकत क्या है, लेकिन कांग्रेस को तो क्योंकि अपनी बात करनी थी, यह सबसे बड़ी बात। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह गई अपनी बात को रखने में भी, अगर जनता के सामने मैं बात करूं। लेकिन अगर बीजेपी की मैं बात करूं तो जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए संघ ने यहां पर कई महीने पहले से काम करना शुरू कर दिया था। संघ को पता था, बीजेपी नेतृत्व को पता था कि क्या प्रॉब्लम आने वाली है, इसीलिए 6 महीने पहले नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया था, खट्टर को हटा। बीजेपी को पता था कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां आने वाली है, इसीलिए खट्टर को हटाया। आप बिल्कुल पंकज जी, मैं ये कह रहा था, इन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं एक जगह आंकड़े देख रहा था, 16,000 छोटी बड़ी सभाएं या बैठकें की है संघ ने वहां पे, और ये पिछले 1.5 महीनों में हुआ है। बिल्कुल, पिछले 1.5 महीनों में 16,000, समझ रहे हैं, हर 10वें व्यक्ति तक संघ पहुंचा है, संघ के स्वयंसेवक पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 3 तरह के काम थे मुख्यतः। एक तो कि जिस व्यक्ति ने भी कभी न कभी बीजेपी को वोट दिया है उसको टच करो,
जाके पता करो कि वो नाराज है तो क्यों है, और उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करो। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था नेताओं को लेकर, कि वैसे नेता जो कि खट्टर सरकार से नाराज थे, रूठ कर बैठ गए थे, उन सबसे बात करो। तीसरा कि अगर टिकट मिल जाए और उसके बाद जिनको ना मिले वो नाराज हैं, तो उन्हें मनाना कैसे है, बागी के रूप में वो खड़े ना हो। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, 20 बागी खड़े थे कांग्रेस के, और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के ले लीजिए और बीएसपी के ले लीजिए, ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के वोट को लेके चल गए। 5,000 से 20,000 वोट तक बागियों ने काटा है, निर्दलियों ने। बीजेपी ने ये नहीं होने दिया। संघ की मदद से, जहां संघ नहीं मना पा रहा था, खुद नायब सिंह सैनी जी को भेजा गया कि आप जाके बात करो। पता है, नायब सिंह सैनी ने एक एक दिन में 16 लोगों से मुलाकात की है। और सोचिए कि सामने वाला 16 आदमी नाराजगी जता रहा है, झिड़क रहा है, इनको बुरा भला बोल रहा है, और ये पेशेंस के साथ सुन रहे हैं कि आपकी बात वाजिब है भाई साहब, गलती तो हुई है। किस तरह के पेशेंस के साथ काम किया, उसका गुस्सा शांत किया, बागी नहीं खड़ा होने दिया। पंकज सर की बात बिल्कुल ठीक है, जो जिस तरीके से काम किया, मुझे जो चीजें पता चली थी, मैं बीजेपी नेताओं से बात करता था, तो दो चीजें उनकी सामने आई। एक तो बीजेपी ने अपने लिए जो काम किया, जो रणनीति बनाई, उसमें रणनीति में सबसे पहली बात यह थी कि पिछली बार बीजेपी को कौन सी सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी रही, बीजेपी ने उन सीटों पर काम करना शुरू किया। उसका रिजल्ट ये, इतनी बड़ी अगर बहुमत मिला है, उसके पीछे की बीजेपी की रणनीति बहुत मजबूत थी। जहां हम जीते वहां तो जीते, लेकिन जहां पर हम पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे थे, वहां पर इस बार काम किया गया है। इस बार वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया गया, लोगों को अपने पक्ष में किया गया, लोगों को समझाया गया है, जो वोट बट गए थे उन लोगों को, उन वोटों को एकत्रित किया गया है। बिल्कुल, यहां पर सबसे पहली बात। उसके बाद में जो, जैसे मैं विनेश फोगाट की सीट की बात करूंगा, वहां पर कैप्टन बैरागी को लेकर आया गया, जो पुराने नेता थे उनको वहां पर नजरअंदाज कर दिया गया। जाहिर तौर पर नेताओं में नाराजगी होती है, उस सीट पर भी नाराजगी हुई। जो पुराने नेता थे वो चले गए, हरियाणा छोड़कर बाहर चले गए। लेकिन बैरागी ने क्या काम किया, जो कैप्टन बैरागी थे, उन्होंने उनके पास पहुंचे, उनके घर गए और बोला कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आप मुझसे नाराज मत होइए, पार्टी की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है, पार्टी की लड़ाई है। तो जाहिर तौर पर अगर आपका कोई इस तरीके से बात करता है आपसे, तो सीनियर नेता जो होते हैं उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। इस वजह से ये भी एक दूसरी बात थी कि बीजेपी ने बात की है, जो नाराज, जिन लोगों को टिकट नहीं मिले, जिन लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, उन लोगों से बात की उनके घर जाकर। तो जाहिर तौर पर इससे जो एक नेगेटिव चीजें फैलती है वो कम होती है, अगर आप इस तरीके से अपने पुराने नेताओं से बात करते हैं। तभी तो विनेश फोगाट की जो उम्मीद जताई जाए 30,000 वोटों जीतेगी, वो नहीं मिली, वो उम्मीदें टूटी और फिर चरखी दादरी में भी कांग्रेस को हार मिली, भले जुलाना यहां पर जीत गई। लेकिन एक और सवाल यहां पर यह होता है कि क्या चेतन ये साख की लड़ाई थी 4 जून के बाद, कि पहला जो बड़ा इम्तिहान है उसे किसी भी तरीके से पास कर लेना? नहीं, देखिए, साख की लड़ाई बिल्कुल थी, और कहीं ना कहीं कई चीजों को देखना चाहिए रोहित और तमाम जो और लोग हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हरियाणा में बीजेपी ने अपने दमखम से चुनाव लड़ा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने हवाबाजी नहीं बनाई, कांग्रेस की तरह हवाबाजी नहीं बनाई, और साइलेंट तरीके से जमीन पे काम किया है ना। रैलियां हुई, तमाम, योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचे, प्रधानमंत्री ने भी रैली की, तमाम और भी बड़े नेता रैली करने पहुंचे, लेकिन आप देखिए इतनी हवाबाजी नहीं बनाई गई जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले ही सब कुछ साफ कर दिया कि भैया हम तो आ गए, हम तो जीत गए, हमारा तो हो गया, अब हम घर बैठेंगे, हम मुख्यमंत्री बस चुनने की बारी है, सिर्फ मुख्यमंत्री चुनना है, विधायक दल का नेता जो है वो चुना जाना है, सब कुछ हो गया। लेकिन बीजेपी अपना काम करती रही और उसको वो फायदा मिला है। साख की लड़ाई थी, तभी शांत होकर काम करना जरूरी था, और बीजेपी ने किया भी कि आपको शांत होकर काम करना है। जब मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जब लगेगा मंजिल तक पहुंच जाएंगे, तब हां ठीक है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि कई बीजेपी नेताओं का मनोबल भी कहीं ना कहीं टूटने लगा था, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने जिनको जिम्मेदारी दी थी, जिनको काम करने के लिए दिया था, जिनमें खासतौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, उन्होंने आश्वस्त किया सभी को कि मेरा चेहरा है, कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी मेरी होगी। तो आप देखिए, अगर आपका लीडर इस बात को कहता है तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाली बात होती है। तो जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो खुलकर काम करता है, बेझिझक होकर काम करता है, और सबने काम किया भी। अब बूथ स्तर का काम हो, लोगों को एकजुट करना हो, रैलियों में जाकर लोगों को संबोधित करना हो, डोर टू डोर कैंपेन करना हो,
किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के तरीके से लोगों को जोड़ना हो तो सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं ने वो सब कुछ पीछे की बातें छोड़ दी थी। लोकसभा चुनाव में जो कुछ थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे हुआ वो सब कुछ छोड़ दिया था, बस वर्तमान परिस्थिति पर फोकस रखने का सबका प्रयास रहा और ये बीजेपी ने किया भी। अब बात अगर की जाए किस तरीके से कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस, मैं बार बार कहूंगा कि देखिए कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ओवर हो चुका है, इतने कॉन्फिडेंस में चूर हो चुके हैं कि उनको उसके आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। पंकज जी, 12 तारीख को अभी खबरें आ रही हैं कि शपथ ग्रहण हो सकता है, तो नायब सिंह सैनी ही शपथ लेते दिखेंगे या फिर कुछ अप्रत्याशित? कोई नहीं जानता। मोदी शाह के युग में गेस करना समझिए कि सबसे बड़ी बेवकूफी है। किसे पता था कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? किसे पता था कि विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनेंगे, या भजन लाल, या मांझी जी जो उड़ीसा वाले हैं? देखिए, कौन बनेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि जो बनेगा वो संघ की सहमति से बनेगा, क्योंकि वो अब बिना हरियाणा सहमति में कुछ भी संभव नहीं है बीजेपी में। यही तो 2024 का सबसे बड़ा सबक है। हाँ, बिल्कुल। कि नड्डा जी ने कह तो दिया चुनाव के बीच में कि अब हम संघ से बड़े हो गए, अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और क्या क्या हुआ ये हर किसी को पता है। नड्डा जी सॉरी कच्ची कच्ची बोलते घूम रहे हैं कि वो तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसके बाद कोर्स करेक्शन भी हुआ। खुद मोदी जी ने मोहन भागवत जी से मुलाकात की, कई बैठकें हुई, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। अब जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो सिर्फ एक व्यक्ति के विश पर नहीं होगा, वो संघ की सहमति से होगा। और कोऑर्डिनेशन के लिए लोग अपॉइंट किए जा चुके हैं। अरुण जी हैं संघ की ओर से, वो बातचीत कर रहे हैं। संघ के एक ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के अंदर होते हैं, बीएल संतोष जी हैं, वो सारा कुछ देख रहे हैं संघ के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन बने। तो जो भी होगा, मुख्यमंत्री होगा वो पुराना स्वयंसेवक होगा, संघ में तपा तपाया होगा और संघ दीक्षित होगा। अब इस क्राइटेरिया पे नायब सिंह सैनी फिट बैठते हैं नहीं बैठते हैं ये पार्टी को डिसाइड करना है, लेकिन उनके प्रति सहानुभूति है कि उन्हें थोड़ा और मौका मिलना चाहिए। तारीफ भी बनती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा इलेक्शन में संघ भी ये मतलब मान चुका है कि क्योंकि संघ ने तैयारी की है, उनके लिए तैयारी करवाई, उनकी जमीन बनाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद नायब सिंह सैनी को संघ भी चाह रहा है और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ये चुनाव भी लड़ा गया। बिल्कुल। बहुत छोटे में चेतन, आपको क्या लग रहा है, कौन नायब सिंह सैनी या कोई नया चेहरा देखेंगे? नहीं, देखिए नायब सिंह सैनी ही जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मेरे हिसाब से तो। और जिस तरीके से पंकज जी ने कहा कि नायब सिंह सैनी को जो जिम्मेदारी दी गई थी बखूबी उन्होंने निभाया, और मैंने भी इससे पहले कहा कि नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, इसमें कोई शक नहीं है। संघ ने जिस तरीके से पीछे से प्रमोट किया और काम किया, संघ को पता है, संघ सारी चीजें जानता है। डॉक्टर मोहन यादव को लाना, उनको पता था कि कैसे स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, क्या करना है, कैसे बनाना है, कैसे आगे जो चेहरा बनाना है। नायब सिंह सैनी को ओबीसी लीडर बनाकर और उसके बाद मुख्यमंत्री बनाकर सारा वोट बैंक इधर खींच लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, एक एक्सपेरिमेंट था। और नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, आगे भी वही जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ। हरियाणा का चेहरा वही हो सकते हैं, और एक ओबीसी ही, जाट से इतर हटकर हरियाणा में एक ओबीसी मुख्यमंत्री आपको फिर से देखने को मिल सकता है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया। आप दर्शकों को क्या लगता है कि क्या 12 तारीख को अगर शपथ ग्रहण हो रही है तो नायब सिंह सैनी ही ले रहे हैं, अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के वही बन रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।